दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो मुंबई हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। अभी 3-4 दिन पहले का ही केस है। और इस केस में हम लोग क्या समझने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भरण पोषण की मांग होती है, यानी मेंटेनेंस की जो मांग करती हैं, ज़्यादातर पत्नियां अपने पतियों से करती हैं। यही हम लोगों ने सुन रखा होगा। लेकिन आज जो मैं केस लेके आई हूँ उसमें जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? ये होता है कि एक पति अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर रहे हैं। तो हम लोग आज के केस में यही जानेंगे कि पति अपनी पत्नी से क्या भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और क्या आया जो है मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट इस मामले में, और क्या यह हमारे यहाँ क्या ऐसा कोई रूल है जो पत्नियाँ अपने पति को भरण पोषण दे सकती हैं या पति अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकते हैं। तो यही सब की जानकारी आज हम इस केस के माध्यम से आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि क्या था केस और क्या क्या बातें इस केस के अंतर्गत हुई। तो जैसा कि जो ये केस था वो केस था ऐसा कि एक पति और पत्नी दोनों लोग के बीच तलाक का मुद्दा चल रहा था, यानी दोनों लोग अलग होने जा रहे थे। तो पति ने ट्रायल कोर्ट में, निचली अदालत में पत्नी के खिलाफ एक याचिका दायर किया और कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ और बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो मुझे अपनी पत्नी से मेंटेनेंस चाहिए, भरण पोषण चाहिए, ऐसा मांग किया। तो जब ट्रायल कोर्ट में जब ये बात जाती है तो ट्रायल कोर्ट क्या करती है? ट्रायल कोर्ट ने इनकी याचिका को सुना और इनकी वाइफ ने जब ये बात कही कि मैं इनको भरण पोषण क्यों दूं, तो ट्रायल कोर्ट ने, चूँकि इनकी वाइफ एक बैंक मैनेजर रहती हैं, तो उनकी वाइफ ने जो है ट्रायल कोर्ट से ये कहा कि मैं बैंक मैनेजर पद से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो मैं इनको भरण पोषण कहाँ से दे सकती हूँ। तो इस बात पे जो है ट्रायल कोर्ट में एक बात और सामने आई कि इनकी पत्नी ने जो है हाउस वगैरह का जो भी लोन वगैरह लिया था उसका जो है उसको भी चुका रही थी, और उसके साथ ही साथ एक बच्चा था जो कि नाबालिग था, उसकी भी परवरिश कर रही थी। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने इनसे कहा कि मतलब आप अपना सारे जो है ब्यौरा दीजिए अपने आय का, कि आप इतने जो खर्चे कर रही हैं वो कहाँ से कर रही हैं, अगर आप रिटायर मतलब अपना इस्तीफ़ा दे चुकी हैं जो बैंक में, तो आप अभी जो इतना बातें बता रही हैं कि बैंक लोन देना रहता है और जो नाबालिग बच्चा है उसकी देखरेख करनी रहती है, तो उतना पैसा कहाँ से आता है आपके पास। तो इस बात का वाइफ कोई प्रमाण नहीं दे पाती हैं। तो जो है ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि पति को 10,000 रुपये प्रति मंथ का गुजारा भत्ता देने के लिए इनकी वाइफ से बोला। तो जब ट्रायल कोर्ट का इस तरह का फैसला आता है तो इनकी वाइफ को यह बात अच्छी नहीं लगती है और इसी को चुनौती देते हुए वो मुंबई हाई कोर्ट जाती हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में बात पहुंचती है तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट में जो जस्टिस बैठे थे वो कौन थे और क्या उन्होंने अपना जजमेंट इस मामले में दिया। जैसे कि जो जस्टिस थी वो जस्टिस शर्मिला देशमुख थी। जस्टिस शर्मिला देशमुख ने पहले दोनों पक्षों की बातों को सुना, इनकी वाइफ के भी तर्क को सुना, क्या उन्होंने कहा, उनके वकील ने उनके पक्ष से क्या बोला और पति के तरफ से भी क्या बोला गया। जैसा कि पति का तो ये कहना ही था कि मैं बेरोजगार हूँ और बहुत बीमार हूँ, तो मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे गुजारा भत्ता दे, यही मांग किया था ट्रायल कोर्ट में। तो उनको 10,000 मिलने के लिए ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया था। और पत्नी का ये जो बात कहना था कि मैं नाबालिग बच्चे की देख रेख कर रही हूँ और होम लोन भी दे रही हूँ, और मैं जो बैंक में मैनेजर थी तो मैंने इस पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया है, तो मेरे पास अब आय का कोई स्रोत ही नहीं है कि मैं अपने पति को गुजारा भत्ता दे सकूँ। तो देखिए यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट ने भी यही बात कहा कि आप बताइए कि आप जो ये सब चीज़ें कर रही हैं, आप बोल रही हैं एक मैं नाबालिग बच्चे की परवरिश कर रही हूँ प्लस मैं होम लोन भी दे रही हूँ, तो आप ये सब कहाँ से दे रही हैं, आप अपनी आय का स्रोत दीजिए। तो वाइफ ने तो ट्रायल कोर्ट में अपनी आय का कोई स्रोत दी थी, ना ही तो
मुंबई हाई कोर्ट के सामने अपने जो है आय का कोई स्रोत दे सकी। अब देखिए यहाँ पे बात जो है, मुंबई हाई कोर्ट ने इस बात का भी हवाला दिया कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसका जो सेक्शन 24 है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 है, वो जो गुजारा भत्ते की बात करता है, तो वहाँ पे सिर्फ पत्नी के लिए ये बात नहीं कही गई है, वहाँ पे पति या पत्नी दोनों शब्दों का यूज किया गया है, यानी कि दोनों पर्सन के बारे में बात की गई है। तो यानी जिसको ज़रूरत हो, यानी कि जिसको ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या है कि इनके पति क्या है, इनके पति बेरोजगार हैं, वो अलग मुद्दा है, बेरोजगारी सिर्फ यहाँ नहीं देखी जा रही, ये बात है कि वो बीमार हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, तब पत्नी का यह दायित्व बनता है कि अपने पति को भरण पोषण दे। देखिए हम लोग हमेशा ये बात सुनते आए हैं कि पति हमेशा पत्नी को भरण पोषण देता है, तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सिर्फ पत्नी को ही नहीं भरण पोषण देने की बात करता, वो पति के लिए भी ये बात बताता है। तो हमारे यहाँ का ही एक ऐसा, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है सिर्फ वही यह बातें करता है कि पति भी भरण पोषण का अधिकारी होता है, सिर्फ पत्नियां ही नहीं। यानी कि जो सेक्शन 24 है वो यह बात बोलता है कि दोनों शब्दों का यहाँ यूज किया गया है, पति और पत्नी। तो इसी बात का जो है यहाँ पे जो मुंबई हाई कोर्ट थी, इसी सेक्शन 24 का हवाला दिया हिंदू मैरिज एक्ट के, और कहा कि यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पति भी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। और क्या कहा जस्टिस शर्मिला देशमुख ने, और बातें क्या कही, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जस्टिस शर्मिला देशमुख ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत के इस तर्क से सहमत हुई कि अगर पत्नी वास्तव में कर्ज भुगतान कर रही है और बच्चे की देखभाल का जिम्मा भी उठा रही है, तो उसे अपनी आय के स्रोत का खुलासा करना होगा कि वो कहाँ से जो है ये पैसे ले आ रही है। तो उनके वकील इस बात पे कोई दलील नहीं दे पाए और ना ही तो वो कोई कागज़ वगैरह पेश कर पाई। जो वह करने में नाकाम रही, मतलब वो कागज़ देने या कोई भी इस बात का खुलासा करने में कि वो आय के स्रोत उनको कहाँ से हैं, वो इस काम में नाकाम रही। इसलिए कोर्ट ने पत्नी को, अपने बेरोजगार पति को 10,000 रुपये महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उससे सहमत जताई और इनकी पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। देखिए हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो यही बात करता है कि जब गुजारा भत्ते की बात आती है जो सेक्शन 24 के अनुसार, तो वहाँ पति और पत्नी दोनों शब्दों का यूज किया गया है। अभी तक हम लोग हमेशा ये बात देखते आए हैं कि जो है ज़्यादातर जो है पत्नी ही को गुजारा भत्ता मिलता है और पति को नहीं, इसलिए क्योंकि भाई पति यानी कि जेंट्स लोग जो होते हैं ज़्यादातर काम करने वाले होते हैं, पत्नियां ज़्यादातर काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या किया जाता रहा है कि भरण पोषण हमेशा पत्नी को मिलता आया है, लेकिन इस केस में उल्टा है, उनके पति बीमार हैं और बेरोजगार भी हैं और इनकी पत्नी मतलब पहले से बैंक मैनेजर रह चुकी थी। उनका ये कहना था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, भले इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन आय का उनके पास कुछ न कुछ स्रोत ज़रूर था जिससे वो अपना होम लोन और बच्चे की जो नाबालिग बच्चा था उसकी देखरेख भी कर रही थी। तो इसी बात पे जो है कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जैसा कि देखिए अब समय बहुत बदल चुका है, अब 21वीं सदी में महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और उन्हें अब किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सेल्फ डिपेंड हैं। तो इसीलिए जब वो खुद सेल्फ डिपेंड है तो यहाँ पे इनके केस में थोड़ा ये उल्टा हो जाता है कि इनके पति बेरोजगार थे और क्या थे, बहुत बीमार थे, वो अपना काम कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने उनके पति को गुजारा भत्ता देने की बात बोली। अगर उनके पति भी कुछ रोजगार करते होते या फिर बीमार ना होते तो वो कुछ काम करके अपना जो है खर्च उठा सकते थे, तो वहाँ पे हो सकता है कोर्ट इस तरह का जजमेंट ना देती। लेकिन जब वो बीमार पर्सन हैं, बेरोजगार हैं, तो कोर्ट ने इसीलिए उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। तो देखिए ये तो था मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट।
अब आपकी क्या राय है कि मुंबई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।